नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग लेखपाल के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी को देख रहे थे। उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये तीसरा लेक्चर होगा। आज हम जानेंगे पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया था 1865 में रेटर ने किया था। लेकिन ये केवल कुछ स्रोत के अनुसार इन्होंने पारिस्थितिकी के बारे में बताया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि रेटर ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था कुछ स्रोत के अनुसार। लेकिन सबसे मान्य स्रोत जो है, सबसे मान्य किसका है? पारिस्थितिकी शब्द जो दिया था वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ऑप्शन में अर्नेस्ट हैकेल नहीं रहते हैं, तब आप रेटर लगाइएगा। अगर ऑप्शन में अर्नेस्ट हैकेल और रेटर दोनों हैं तो आप अर्नेस्ट हैकेल को लगाएंगे। तो पारिस्थितिकी शब्द का जो दिया था किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। केवल कुछ स्रोत के अनुसार रेटर को बताया जाता है, नहीं तो वैसे पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल। सबसे मान्य जो तथ्य है वो अर्नेस्ट हैकेल के लिए है। अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के लिए जो शब्द पहले दिया था उन्होंने इकोलॉजी 2 शब्दों से मिला है, ओइकोज और लोगस। तो ओइकोज का मतलब होता है घर और लोगस मतलब अध्ययन। घर का अध्ययन, हमारे घर का अध्ययन ही क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी में जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। किसे कहते हैं पारिस्थितिकी? जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला देखते हैं। रेटर के अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार जीव विज्ञान पारिस्थितिकी जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में देखिए, जलवायु, जंतु, मिट्टी, वनस्पतियां, ये क्या है? एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर एक दूसरे से साथ क्रिया कर रहे हैं। यही क्या है? पारिस्थितिकी है। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। 2 शब्द आता है, एक आता है पारिस्थितिकी। अगर केवल पारिस्थितिकी शब्द पूछे तब किसने दिया था वो शब्द? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। लेकिन जब शब्द आएगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो 1935 में एजी टांसले ने दिया था। किसने दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? एजी टांसले। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक और जैविक घटकों का संगठन होता है। अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। अजैविक घटक जैसे निर्जीव चीजें आती हैं इसमें। और पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक खुला तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है ये? इनके अनुसार खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं जैवमंडल क्या होता है? मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है। जैवमंडल मतलब उसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच के जो तीनों को मिला के जो बीच का क्षेत्र बनता है उसे जैवमंडल कहा जाता है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है कुल योग के आधार पर। पूरे पृथ्वी को सम्मिलित रूप से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिलाकर जो जैवमंडल बनता है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन अगर एकल पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाएगी तो वो क्या है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र, मतलब जिसको महासागर कहा जाता है। सब और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र भी किसका है? महासागर का है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, लेकिन वो एकल अकेला महासागर में, मतलब एक एक समूह, एक एक को अलग अलग अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा महासागर का है। लेकिन अगर कुल योग के आधार पर कौन है? जैवमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा और छोटा हो सकता है। जैसे महासागर बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे बड़ा, तथा जल की एक बूंद भी क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र हो सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक कभी समाप्त नहीं होते। क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषक तत्व होते हैं कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। आगे देखते हैं
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जाता है। मतलब जिस पोषक स्तर में ऊर्जा होती है उस पोषक स्तर में 90% ऊर्जा खुद ही अवशोषित कर लेता है और केवल 10% ही ऊर्जा अगले पोषक स्तर में जाने देता है। तो ये 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 10% का नियम दिया था। मतलब ऊर्जा ह्रास का नियम या इसी को 10% का नियम भी कहा जाता है। सबसे बड़ा एकल पारिस्थितिकी तंत्र अभी थोड़ी देर पहले बताएं किसका होता है? महासागर। क्योंकि 71% भाग पर पृथ्वी के 71% भाग पर क्या फैला हुआ है? महासागर फैले हुए हैं। तो सबसे बड़ा एकल पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? महासागर का है। आगे देखते हैं। इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। किसमें? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा क्या होती है? इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, अजैविक और जैविक। अजैविक घटक में क्या क्या आता है? अजैविक घटक में भौतिक घटक, अकार्बनिक और कार्बनिक आता है। अब भौतिक में क्या आता है? प्रकाश आता है, तापमान आता है, आर्द्रता आता है, वायुमंडलीय दाब आएगा, स्थलाकृति आएगा जैसे पर्वत पठार, वायु आएगी। और अकार्बनिक में जल, मृदा, खनिज, चट्टान तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब आते हैं। फिर वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वायुमंडलीय जो गैसें होती हैं वो भी अकार्बनिक के अंतर्गत आती हैं। कार्बनिक के अंतर्गत क्या आती हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया, ये सब कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। फिर है जैविक। जैविक में कौन कौन से आते हैं? उत्पादक आते हैं। जैसे जो उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे, ये सब क्या है? उत्पादक है। फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। फिर अपघटक। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता भी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता भी होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता भी होती है। खाद्य श्रृंखला जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आगे पढ़ेंगे। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन, मतलब जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन क्या होता है? पहले जनसंख्या, जनसंख्या से क्या बनता है? समुदाय, और समुदाय से ही क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। और पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र या भूदृश्य होता है। जनसंख्या किसी एक जाति विशेष को प्रदर्शित करती है, समुदाय दो या दो से अधिक जाति को प्रदर्शित करती है। और जब कई समुदाय मिलकर फिर क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र का एक निश्चित क्षेत्र और एक भूदृश्य होता है। तो ये क्रम पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रम याद रखिएगा, पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर निश्चित क्षेत्र या भूदृश्य। जैविक संगठन, जैविक संगठन के दो भाग होते हैं, स्वपोषित संगठन और परपोषित संगठन। स्वपोषी जो अपना आहार स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा या रासायनिक संश्लेषण क्रिया द्वारा। अपना स्वपोषी कौन होते? पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना आहार स्वयं बनाते हैं, लेकिन किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। परपोषित संगठन उपभोक्ता, मानव सहित परपोषित जंतु। उपभोक्ता होते हैं जो मानव होते हैं, ये सब क्या होते हैं? परपोषित जीव हैं। आगे देखते हैं अपघटक। अपघटक को ही वियोजक कहा जाता है। जैसे कवक और जीवाणु, मृतोपजीवी कवक और जीवाणु ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं, अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित कर देते हैं। इन्हीं से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। अपघटक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये अपघटक जो होते हैं ये सड़ा गला कर देते हैं, मतलब प्रकृति की साफ सफाई भी कहते हैं। इसीलिए इनको प्रकृति का क्या कहा जाता है? मेहतर कहा जाता है। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र के तीन भाग होते हैं, स्थलीय, जलीय और कृत्रिम और मानवीकृत, जिसको कृत्रिम कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या आएगा? वन आएगा, घास स्थल आएगा, मरुस्थल आएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में दो आएंगे, एक अलवणीय जल और एक लवणीय जल, मतलब खारा जल और एक जो खारा जल नहीं होता है। तालाब, झील, झरना ये सब कैसे जलीय क्षेत्र हैं? जो खारे नहीं होते हैं। फिर लवणीय झील, ज्वारनदमुख, समुद्र ये सब कैसे चीजें होती हैं? जिसमें खारी
खारा होता है। उसके बाद कृत्रिम मानकीकृत जैसे खेत खलिहान हो गए, जल जीवशाला हो गए जैसे मछली पालन लोग करते हैं, और अंतरिक्षयान, ये सब कैसी चीजें हैं? कृत्रिम क्षेत्र, कृत्रिम चीजें हैं। आगे देखते हैं, वन, झील तथा घास मैदान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। सही बात, एग्जाम में पूछा गया है। फिर धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र लगभग 71% भाग को कवर करता है, जो पृथ्वी के सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र जल में सर्वाधिक व्याप्त लवणता किसके कारण है? सोडियम क्लोराइड के कारण है। फिर है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषक स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जो भी पिछले निर्माण का 10% का नियम जो है, यही नियम है। इसी कारण उत्पादों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। आवास क्या होता है? किसी जीव का आवास क्या होता है? जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। ये परिभाषा देकर केवल पूछ सकता है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? तो उसमें कई ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें उसे क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। जरूर याद रखिएगा। फिर क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक, जिसे निर्जीव कहा जाता है, और जैविक जीवीय भागों के बीच आवश्यक तत्वों का स्थानांतरण ही क्या है? भू रासायनिक चक्र है। जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्व वायु, भूमि, जल और जीवों के माध्यम से चक्रित होकर पृथ्वी के सभी प्रणालियों को जोड़ते हैं। क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत ये सब चीजें होती हैं। ये चक्र सुनिश्चित करते हैं कि इन सीमित पोषक तत्वों का पुनः उपयोग हो सके और जीवन निरंतर चलता रहे। भू रासायनिक चक्र के दो भाग होते हैं, एक होता है गैसीय चक्र, एक होता है अवसादीय चक्र। गैसीय चक्र में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और जल चक्र। किस कैसे चक्र में आते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र के जो दो भाग गैसीय चक्र है, पार्ट होते हैं ये सब। तो ऑक्सीजन चक्र क्या है? ऑक्सीजन चक्र प्रकाश संश्लेषण और श्वसन से जुड़ा होता है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणुओं द्वारा अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलना, ये नाइट्रोजन चक्र है। फास्फोरस चक्र क्या होता है? फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है। जब चट्टानें अपक्षयित होती हैं तब फास्फोरस चक्र बनता है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन है। जो पारिस्थितिकी असंतुलित होती है, पर्यावरण को जो नुकसान होता है, ज्यादातर उसका मूल कारण क्या है? वनोन्मूलन, वनों की कटाई, लकड़ी को काटना ही सबसे मूल कारण माना जाता है। फिर वनों उन्मूलन के क्या कारण है? वनों के ह्रास के क्या कारण है? क्या क्या कारण हो सकते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कारण हो सकती हैं, वनों का चारागाह में परिवर्तन एक कारण हो सकता है, वनाग्नि मतलब वनों में आग लगना भी एक कारण है, झूम कृषि भी कारण है, शहरीकरण, जब शहरीकरण होता है तो वनों की कटाई की जाती है, औद्योगिकरण में भी वनों की कटाई की जाती है, कागज की मांग, लकड़ी के छाल से क्या बनता है? कागज बनता है, उस कारण भी वनों की कटाई की जाती है। हमारे भारत देश में वनों कितने होने चाहिए? वन 33% भूमि पर वन होने चाहिए। आगे है, जल प्रबंधन, वनोरोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अच्छे से जल प्रबंधन हो, वनारोपण हो तथा वन्य जीव सुरक्षा भी क्या करता है? पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है, मतलब सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक इसमें है, इसको बार बार आप लोग देखेंगे तो कई सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो भी लोग लेखपाल की तैयारी से जुड़े हुए हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।